क्या 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 चलिए पॉलिटिक्स फिर से शुरू से बता रहा हूँ और आगे ध्यान रखिएगा। मैं लेट हो जाऊंगा चलेगा, आप लेट हो गए और शुरू का मिस होगा तो फिर समझ नहीं आने वाला। आज फिर से ये बेस है, ठीक है, बेसिक है, इसलिए फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, आगे रिपीट नहीं करूँगा। ठीक, शुरू का समझ नहीं आएगा तो फिर आगे पूरा पॉलिटिक्स से ऊपर से जाने लगेगा, इसलिए स्टार्टिंग से समझिए। प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना क्या? इंट्रोडक्शन है। ठीक है, प्रस्तावना में कुछ शब्द आपको याद रखना है। जैसे स्टार्टिंग क्या होता है? हम भारत के लोग, हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और भारत को एक कैसा बनाएंगे? संपूर्ण PHDLG, ठीक है, PHDLG, संपूर्ण धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, संपूर्ण समुद्र संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन समाजवादी सोशलिस्ट धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक और गणराज्य रिपब्लिक, ये बनाने के लिए। और कैसा न्याय दिलाने के लिए? सार न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए। और कैसी स्वतंत्रता? वर्णवाद, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक, ये याद रहेगा। और भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, ठीक। और डेट क्या मेंशन है आगे? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। ये प्रियम्बल में पढ़े थे, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 डेट मेंशन है, याद रखिएगा। तो प्रियम्बल में कौन सा डेट? 26 नवंबर 1949, ठीक है। और पूरा संविधान कब लागू हुआ पूछने थे तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। कुछ प्रोविजन सीधे लागू किए थे, बाकी आधे से ज्यादा कर दिए 26 जनवरी 1950। अब इसमें एक और चीज याद रखना है कि शुरुआत में कुछ शब्द नहीं जुड़े हुए थे प्रियम्बल में, तो कब जुड़े? इनको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976, उस दिन भी बताया था 42वें संविधान। और यह दोनों याद रखना है, ठीक है। तो 42 को कैसा रखोगे? 4 + 2 6 76 और 4 + 4 8 78। 44th अमेंडमेंट कब हुआ? 1978 में। ये बार बार यूज होगा 42nd 44, तो इसलिए बता रहा हूँ। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में। कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ए से अखंडता। आगे जो वो एकता और अखंडता आता है भारत की, वो ये वर्ड को जोड़ा गया है, ठीक है। प्रियम्बल में इतना था। फिर एक एक शब्द का मतलब बताया। जैसे प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन का क्या मतलब? कि भारत किसी के भी अंडर में नहीं है, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे समाजवादी सोशलिस्ट मतलब क्या? उसका झुकाव, ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि झुकाव किस तरफ है? सोशलिज्म की तरफ ज्यादा है बजाय कैपिटलिज्म के। हालांकि अभी जस्ट स्थिति परिस्थिति विपरीत है, ठीक है। अब जो झुकाव है किसकी तरफ है? पूंजीवादी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा लिखा है? प्रियम्बल में कैसा लिखा है? समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत देश या राज्य सरकार या भारत देश, ठीक है, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को। किसी भी एक धर्म को प्रमोट करने का काम नहीं करेगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर रहेगा। लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, जहाँ लोगों का शासन हो, ठीक है, लोग ही चुनते हैं, इनडायरेक्टली वही शासन करेंगे। गणतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब ये कि उस देश का जो हेड होगा, हेड यहाँ देश का कौन है? प्रेसिडेंट, वो चुन के आएगा, बजाय बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसा राजा का बेटा, ये नहीं बनेगा, ठीक। तो ये था डेमोक्रेटिक। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से न्याय मिलेगा और ये विचार व्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, इतना क्लियर था। उसके बाद अलग अलग टर्मिनोलॉजी दिए गए, अलग अलग टर्म से इसको बताया गया प्रियम्बल को। कि परिचय पत्र किसने बोला?
पालकी वाले ने कैसे आपको परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड, पालकी वाले का भी आइडेंटिटी कार्ड हुआ, ठीक है। केएम मुंशी ने क्या बोला, हॉरोस्कोप ऑफ प्रियम्बल या प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। हॉरोस्कोप जन्म कुंडली बोला किसने, केएम मुंशी ने, ठीक है, इतना क्लियर। और ये जो प्रियम्बल का वर्ड एग्जैक्टली प्रियम्बल मिलता है क्या संविधान में, नहीं, क्या मिलता है, उद्देशिका। इंग्लिश में तो प्रियम्बल है, हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है, बट प्रस्तावना शब्द संविधान में मेंशन नहीं है। कौन सा शब्द मेंशन है, उद्देशिका मेंशन है, ठीक है, उद्देशिका शब्द मेंशन है। ये उद्देशिका आया कहां से, तो 22 जनवरी 1900 कौन सा डेट था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसी को हम लोगों ने बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो 13 दिसंबर 1946 ये उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, उद्देशिका प्रस्ताव। और 22 जनवरी उद्देशिका मतलब ये प्रियम्बल का जो ढांचा था वो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, JLN जवाहरलाल नेहरू ने। और 22 जनवरी मतलब अगले महीने 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, ठीक है, इतना क्लियर। प्रियम्बल लिखने की प्रेरणा कहां से मिली थी, अमेरिका। और भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया, ये क्लियर। रूस से आया था सर। हाँ, करता क्या था वो, रूस वाला, ठीक है, कितना क्लियर। ये हो गया आपका प्रियम्बल का, प्रियम्बल का रिवीजन हो गया। फिर भाग 1 देखें, भाग 1 में क्या है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, भारत और उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेके 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, 1 बताता है कि भारत को किस नाम से मेंशन किया गया है, भारत और इंडिया, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो भारत क्या राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघ हिंदी में संघ होता है और इंग्लिश में उसका संघ मतलब यूनियन भी होता है, फेडरेशन भी होता है। लेकिन भारत जो है, इंडिया जो है यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट अमेरिका है। क्यों अमेरिका है, यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस, यूनियन फेडरेशन में ये डिफरेंस कि यूनियन मतलब ये जो राज्य बने हुए हैं, राज्यों का संघ बोला जा रहा है, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, एक रहेंगे, यूनिटी यूनियन है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन में अलग अलग हो सकते हैं, जब चाहे हो सकते हैं। फेडरेशन में सब समझौते एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए रहते हैं, यूनियन में नहीं है, अलग होने का अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, ठीक। पहला आर्टिकल में था। और ये जो टेरिटरी क्या होगा, इंडिया क्या होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहला स्टेट होगा, दूसरा यूनियन टेरिटरी होगा और तीसरा एक्वायर्ड रीजन, अर्जित प्रदेश। ये था आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में क्या पढ़े, आर्टिकल 2 में ये पढ़े कि अगर बाहर से कोई प्रदेश इंडिया में शामिल करना हो तो उसका प्रोसेस आर्टिकल 2 में मेंशन है, ठीक है, उसका प्रोसेस आर्टिकल 2 में मेंशन है। एक्सटर्नल और इंटरनल करके याद कीजिए। और भारत के अंदर ही किसी राज्य सीमा में परिवर्तन करना हो, 2 राज्यों को मिलाना हो, 2 राज्यों में बांटना हो, ये सारे काम करे तो उसका प्रोसेस किसमें दिया, आर्टिकल 3 में। एक्सटर्नल और इंटरनल करके याद कीजिए। अब वो प्रोसेस मतलब क्या, प्रोसेस मतलब ये कि संसद कानून बनाकर ये लागू करेगी, ठीक है, यही प्रोसेस है। फिर आर्टिकल 4 में क्या बोला, आर्टिकल 4 में ये बोला गया कि आर्टिकल 2 और 3 में जो प्रोसेस मेंशन है, जो संशोधन होंगे उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर था, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे, उसके बाद संविधान में संशोधन कितने प्रकार का होता है, बोले संविधान संशोधन 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधे से ज्यादा राज्यों का अनुमोदन, ठीक है। ये देखे थे, ये संविधान में संशोधन 3 माध्यम से होते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब आधे जितने लोग मौजूद हैं 50% से थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, वो सामान्य बहुमत है। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, टोटल जो मेंबर हैं उनका आधा और जितने उपस्थित हैं उनका 2/3, ठीक है।
2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले का जो दिया है, ये क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ये थर्ड कैटेगरी है। तो इन दोनों से जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है। और जो संशोधन सिंपल मेजोरिटी से होता है, जो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से होता है, साधारण बहुमत से होता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो हो जाता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद मैं बोला एक पॉइंट बताया था 24th अमेंडमेंट 1970 के तहत ये बोला गया, ये प्रावधान किया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो संविधान संशोधन विधेयक पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर कंपलसरी साइन करेगा, ठीक है, उसको मना करने का पावर नहीं है। ये कौन से अमेंडमेंट में बोला गया? 24वें संविधान संशोधन 1970 में, ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया, क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट के पास पावर भी हो सकता है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वीटो पावर यूज कर सकता है, ठीक। तो ये पावर यूज ना कर सके करके 24वें संविधान संशोधन 1970 लाया गया। नहीं तो क्या होता है, एक बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए, तब जाके बिल कोई एक्ट बनता है, ठीक है। तो वहां कोई अड़चन ना आए, इसलिए 24वां संविधान संशोधन लाया गया 1970, जिसमें ये बोला गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर या बिल पर राष्ट्रपति कंपलसरी साइन करेगा, ठीक है, ये पढ़े थे। उसके बाद कुछ कंडीशन देखे थे कि बिल, देखिए संविधान संशोधन बिल अगर किसमें लाया जा सकता है, पूछेंगे पहले लोकसभा में, पहले राज्यसभा में, दोनों में लाया जा सकता है, ठीक है, पहले किसी में भी लाया जाता है। कुछ एक बिल को छोड़कर सारे बिल किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ एक बिल अपवाद को छोड़कर सारे बिल किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं। राज्यसभा के सांसद का मन करना चाहिए, प्रोविजन है, इसको लागू करना चाहिए, ये प्रावधान इसको लागू करना चाहिए, तो वो बिल डालिए। लोकसभा के सांसद को मन कर रहा है, कुछ अच्छा दिमाग में आइडिया है, वो डालिए। ऐसा कहीं भी बिल पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन देखे थे, जैसे बिल पहले लोकसभा में लाया गया, ठीक है, लोकसभा से पास कर दिए, फिर बिल आया बोर्ड में कौन हो रहा है, बिल आया राज्यसभा में, राज्यसभा ने मना कर दिया, बिल की स्थिति क्या होगी, बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है, व्यवगत हो जाएगा, ठीक। बिल लाया गया राज्यसभा में, पास कर दिया, पहुंचा लोकसभा में, इसने भी मना कर दिया, बिल लैप्स। आ जाओ बाहर। क्यों लैप्स हो रहा है? क्योंकि बिल जो है दोनों सदनों से पास होना चाहिए, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बिल लाया गया लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, बिल गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने अभी इस पर कोई विचार व्यक्त किया नहीं था, ठीक है, बस ये बिल पेंडिंग था। इसी दौरान क्या होता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, विघटन मतलब डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा डिसॉल्व होने का मतलब जो सांसद 5-5 साल के लिए चुन के आए थे उनका टाइम ही खत्म हो गया, हो सकता है ना, पॉसिबल है, ठीक है। बिल तो लंबा कई बिल लंबे टाइम तक पेंडिंग रहते हैं, ऐसी राज्यसभा में पेंडिंग है, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो बिल की क्या स्थिति होगी, वो लैप्स होगा, नहीं होगा, हो जाएगा लैप्स। क्यों हो जाएगा कि एक टेम्पररी हाउस माना जाता है, जिन्होंने पास किया था वही लोग नहीं रहे, तो उस बिल की क्या साल तक, क्या मतलब उस बिल का, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है, तो ये क्या पेंडिंग। अब मैं जस्ट स्थिति उल्टा रखता हूँ, राज्यसभा से बिल पास हो गया, गया है लोकसभा में, और लोकसभा में बिल पेंडिंग था लेकिन ये विघटन हो गया, अब लैप्स होगा, नहीं होगा। क्यों? राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उस दिन बताया था, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी परमानेंसी बनी रहती है, ठीक है, निरंतरता बनी रहती है, ठीक। तो ये विघटन हो गया, तीसरी के मेंबर गए ना, इसके थोड़ी ना गए, इसके तो है ही। अब बोलोगे इनके भी तो जा सकते हैं, हो सकते जा सकते हैं, लेकिन 1/3 जाएंगे, पूरे के पूरे थोड़ी जाएंगे, ठीक है। तो ये राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा पेंडिंग है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो बिल लैप्स नहीं होगा। और लास्ट लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास है तो भी नहीं होगा, क्यों? राज्यसभा तो पास हो गया ना, तो नहीं होगा, ठीक। ये स्थिति देखे थे, ठीक। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, निम्न सदन, ठीक है, लोगों का सदन बोला जाता है, क्यों? लोग ही डायरेक्ट चुन के भेजते हैं, वही जाके शासन करते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, इतना क्लियर। इसका कार्यकाल 5 साल रहता है और इसका कार्यकाल 6 साल, बोले तो क्या सही होगा? गलत होगा। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल,
ठीक है। अब पूछोगे लोकसभा का कार्यकाल होता है, हाँ वो होता है। ऐसी बारी बारी क्वेश्चन पूछता है ना यूपीएससी में, 2 पॉइंट थे। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, हर किसी को वही तो पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। या किसी किताब में भी गलत ऐसे प्रिंट कर दिया रहता है, उतना बारीक तो उनको भी नहीं मालूम। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का कार्यकाल 10 और 6 साल का रहता है क्या? नहीं रहता। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल रहता है 6 साल, ठीक है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं रहता। लोकसभा का पूछे, हाँ 5 साल रहता है। लोकसभा के मेंबर का पूछे, हाँ 5 साल रहता है। राज्यसभा के मेंबर का पूछे, हाँ 6 साल रहता है। लेकिन राज्यसभा का पूछे 6 साल नहीं रहता, उसका कोई कार्यकाल नहीं, वो परमानेंट होता है। इतना क्लियर? और क्या बताया था? ये राज्यसभा में 2 साल में, हर 2 साल में कितने 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, फिर नया चुनाव हो जाता है, ठीक है। विधायक लोग चुनते हैं, तो उसका प्रोसीजर देख लेंगे आगे। तो 1/3 लोग जाते हैं, 1/3 आते हैं, इस प्रकार से कंटिन्यूटी बने रहती है हर 2 साल में। अब बताओ, जब शुरुआत में बने होंगे सांसद, जब 1950 के बाद की स्थिति बताओ, ठीक है। तो उस टाइम 2-2 साल बाद 1/3 को रिटायर करना था, उनका 6-6 साल हो जाता तो रिटायर। अब जो शुरुआत में बना उनके लिए तो 4 साल का पेंडिंग बचे रहेगा। उस केस में क्या हुआ होगा बताइए, कैसे किए होंगे? 2-2 साल में रिटायर कैसे कर देंगे? 2 साल में रिटायर करेंगे, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता तब रिटायर करते ना 1/3 को, तो ठीक है। अभी बोलूं तो अभी जो चुन के आया है वो 6 साल बाद रिटायर हो जाएगा 1/3 के हिसाब से। लेकिन जो शुरुआत में बने, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, और 2 साल बाद 1/3 को भगाना है, तभी तो 1/3 नहीं लाएंगे, फिर 2 साल 1/3 भगाना है। तो ये जो 2 साल बाद जिन 1/3 को भगाया जा रहा है, इनका कार्यकाल तो 2 साल ही हुआ। इस केस में कैसे किए होंगे? लास्ट वाला भी तो 2 ही साल हुआ उसका भी 2 साल होगा ना, सब 2 ही साल से नहीं समझे। इस टाइम कैसे किए थे? वो लॉटरी सिस्टम निकाले, जिसका नाम है पहली पर्सन, ठीक है। इतना ऐसे किए थे शुरुआत में। और क्या बताया था इसके बाद? तो जब राज्य आर्टिकल 2 और 3 में कुछ संविधान संशोधन ला रहा था ना, उसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, कैसी मेजोरिटी चाहिए रहती है? स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, क्या चाहिए होती है? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से चेंज होता है, भारत से बाहर से कोई प्रदेश अर्जित किया, उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। लेकिन कई कई किताबों में पढ़ोगे कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन हुआ, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन नहीं हुआ, वो उसके तहत शामिल अपने आप हो गया, ठीक है। कैसे हुआ मैं बताया था। 35वां संविधान संशोधन लाया गया था, 35th अमेंडमेंट लाया गया 1975 में, 75 ठीक है, वो 76 था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1975 लाया गया। इसमें क्या किया गया, सिक्किम उस टाइम भारत का पार्ट नहीं था, ठीक। और आर्टिकल 1 में क्या बोला कि भारत क्या होगा, स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, एक्वायर्ड रीजन होगा, ठीक, एक्वायर्ड टेरिटरी होगा। अब ये तीनों कैटेगरी में नहीं थे, ना सिक्किम को जीता गया, ना सिक्किम स्टेट था, ना सिक्किम यूनियन टेरिटरी था, कैसे भारत में शामिल किया जाए? तो आर्टिकल 2A जोड़ने के लिए 35वां संविधान संशोधन लाया गया, 2A। और ये 2A क्या था? एसोसिएट स्टेट्स, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य। तो आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये पूछोगे सह राज्य क्या? तो सह राज्य मतलब ये उसके इंटरनल अफेयर में भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। बस उसकी जो एक्सटर्नल अफेयर है वो भारत के पास रहेंगे। जैसे विदेशों से कोई बातचीत हो रही है, ठीक है, विदेशी मामले एक्सटर्नल अफेयर उसके पास रहेंगे, ठीक है। मुद्रा से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, और आपका डिफेंस से रिलेटेड, ये सारे चीजें कौन कंट्रोल करेगा? भारत। बाकी इंटरनल अफेयर के मैटर पूरा सिक्किम देखेगा। ये इस 2A को हटाने के लिए 36 अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। और भारत, सिक्किम तो भारत में मिल चुका था, ठीक है। अब ये 2A को ही हटा दिया, एसोसिएट जैसा कुछ भी है, नाम हटा दिया, ठीक। ये 36 होता है। ऐसे 53 में मिजोरम बना। आगे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इसमें कई सारे ये राज्यों को शामिल किया गया, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ये और कुछ बताया इसमें सर? अगर उसमें भी नाम चेंज करना होगा सिक्किम का, तो वो कौन देखेगा? संसद देखेगा? संसद कानून बना के करेगा, ठीक है। आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 में ये प्रोसेस लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 था एक्सटर्नल, आर्टिकल 3 था इंटरनल। आर्टिकल 3 जैसे उड़ीसा का उड़ीसा किया गया, असम का असम किया गया, ऐसे ही। तो वो आर्टिकल 3 के तहत हुआ होगा। आर्टिकल 3 के तहत पावर है, प्रोसेस है, पावर प्रोसेस। पावर किसको है? संसद को। प्रोसेस क्या है? संसद कानून बनाएगा,
ठीक है, वो कानून बना के करेगा। ये आर्टिकल 3 के तहत होगा, संसद बनाएगा कानून, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बिल आएगा और फिर वो पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेगा और नाम मतलब सिक्किम का भी वही देखेगा ना? हाँ, सिक्किम का भी वही देखेगा। अब तो राज्य हो गया ना, और 2A जहाँ था वो हट गया, अब तो राज्य हो गया। अब नाम चेंज भी करें तो भी आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, क्लास गया था सर, बोलिए। क्लास गया था, बोलिए ना सर। राज्यों में लोकसभा से पास हो रहा है तो उसको प्रेसिडेंट खारिज कर सकते हैं। वो देखिए, हेलो, हाँ सर, हाँ अभी तो क्लास ले रहा हूँ मैं, वही इसलिए कॉल कर रहा था। जो छत्तीसगढ़ का प्लेलिस्ट भेजा वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अनलिस्ट लिंक ओपन हो रहा है। ऐप का आपने लॉगिन नहीं किया था उस नंबर से बोले थे, कर लो ना, ठीक है, ऐड कर दूंगा थोड़ा देर में, ठीक। क्या बता था आपके, हाँ, सिरे से खारिज नहीं कर सकते, उसकी सीमाएं बांध दी गई हैं, किसकी, प्रेसिडेंट की। ठीक है, कुछ बिल में एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एक निलंबनकारी सस्पेंसिव वीटो, बहुत सारे वीटो होते हैं, पॉकेट वीटो, ये सारे पावर यूज कर सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और कुछ नहीं कर सकता। उसको कुछ पावर दिए गए, 5-6 ऑप्शन दे दिए गए, ये ऑप्शन ही आपको अवेल करना है। इसके अलावा कोई पावर नहीं कि राष्ट्रपति का मन नहीं कर रहा, नहीं साइन करूंगा, ऐसा नहीं करता साइन, ऐसा नहीं, ठीक है, उसको चिट्ठी मार के साइन कराया जाएगा, लेकिन कराया जाएगा। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं कि हाँ खारिज नहीं कर सकता सिरे से, वो लिमिटेशन है। वो भी जो वीटो पावर दिया गया उसमें भी बताया कि धन विधेयक में ये वीटो यूज नहीं कर सकता, इस प्रकार के बिल में ये वीटो यूज कर सकता है, इस प्रकार के बिल में ये वीटो यूज नहीं कर सकता। वो भी सीमाएं बांध दी गई हैं, आर्टिकल 111 में वीटो पावर मेंशन है। अच्छा, ये वीटो आया तो ये बता रहा हूँ, वीटो जैसा शब्द कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन वीटो पावर में भी आर्टिकल 111 में है। वैसे 112 बताया था, बजट 112 में क्या है, बजट, लेकिन बजट शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसका नाम है वित्तीय, क्या विवरण था, वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नाम है इंग्लिश में। ठीक है, वो दिया हुआ बजट नहीं, हालांकि बजट ही है। ठीक है, जैसे मैं अगर ये समझ नहीं आया तो बताऊं, जैसे दशानन बोलूंगा, नाम किसका है, रावण का, बोल क्या जा रहा है, 10 है, आनंद जिसके, तो रावण ही एक प्रकार का। ठीक है, तो दशानन शब्द यूज कर दिया है, ना कि रावण। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड यूज कर दिया है, ना कि बजट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा आर्टिकल 2 और 3 में। ये तो देखिए, आर्टिकल 3 में क्या था, नाम चेंज करना हो और इसको तोड़ना हो, जोड़ना हो, ये सब काम आर्टिकल 3 में होगा। इसमें लेकिन एक और बात बताया था कि उस राज्य विधानसभा में जो संबंधित है, असम का नाम चेंज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का ही नाम अगर चेंज करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित है, तो संबंधित राज्य से सलाह मशवरा किया जाएगा। ये बताया था, करना है, सलाह मशवरा करना है। लेकिन वो सलाह मशवरा दिया कि छत्तीसगढ़ का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या संसद मानने के लिए बाध्यकारी है? नहीं है। ठीक है, वो बस अपना भाई सलाह मांगो। ठीक है, सलाह मांगो, ये कहने का मतलब है, वो सलाह बस लेगा। जैसे एग्जांपल दिया था आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश नहीं चाह रहा था तेलंगाना बने, लेकिन फिर भी बना। उसने बोला भी कि हम लोग सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि ये इसको तेलंगाना में मत बांटिए, लेकिन फिर भी बड़ा। ठीक, ये बताया था पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ नहीं, बस आर्टिकल्स देखे थे। ठीक, आर्टिकल्स देखे थे, फिलहाल के आर्टिकल्स याद रखिएगा उसका। आर्टिकल 5 से 11 था सिटीजनशिप। 5 में क्या था, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप एट द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिगिनिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के समय है ना, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट दिया आर्टिकल 5 में। 6 में क्या, पाकिस्तान से भारत आएंगे उसका नागरिकता क्या होगा, उसका क्या स्टेटस रहेगा, आर्टिकल 6 में। 7 में भारत से पाकिस्तान गए। 8 में क्या, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए नागरिकता।
आर्टिकल 9 में नो एंट्री। क्या नो एंट्री की अगर आप स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हो तो भारत देश की ऑटोमेटिकली खो दोगे। आर्टिकल 10 में बने रहना, क्या क्या ऐसा काम करोगे तो बने रहेगा, क्या क्या काम नहीं करोगे तो हो जाएगा। आर्टिकल 11 क्या बोलता है, ये सारे नियम कानून किसके पास है, चेंजेस कौन ला सकता है, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, पाँच छह सात आठ नौ दस 11। उसके बाद देखे थे आर्टिकल 12 से 35, ये क्या था, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स, ये आज ही रिपीट करा रहा हूँ मैं, उसके बाद और दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, और थोड़ा सा टाइम सहिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा चल जाएगा, आपको लेट नहीं होना चाहिए, आप लेट नहीं होनी चाहिए। क्या ये बेसिक है, यहाँ से फिर क्या है, फिर आगे समझ नहीं आने लगे ना तो पॉलिटी एकदम बोर लगने लगे, जबकि काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे जब पॉलिटी पढ़ोगे, फिर जैसे कहीं चुनाव वगैरह होता है ना विधानसभा में, जैसे कर्नाटक में विधानसभा हुआ, प्रोटेम स्पीकर किसी और को बना दिया गया, ठीक है, वो कोर्ट में चले गए, तो सब सारी घटनाएं आपको समझ आने लगेंगी क्यों चल रहा है। ठीक है, सारी घटनाएं समझ आने लगेंगी, पॉलिटी एक बार पढ़ लोगे तो इंटरेस्टिंग है काफी। शुरुआत में काफी बोरिंग लगता है, फिर इंटरेस्टिंग है। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स। पहला प्रश्न, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, अमेरिका से, अमेरिका। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से, रूस याद रखना, रूसिया, रूस घूस कर्तव्य कराने के लिए भी घूस देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। और फंडामेंटल राइट कहां से, अमेरिका से। फिर लाइन से देखते हैं आर्टिकल 12 क्या दिया हुआ था। आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन है स्टेट का। ये स्टेट मतलब वो स्टेट नहीं, छत्तीसगढ़ स्टेट, एमपी स्टेट ये नहीं, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। और क्या डेफिनेशन है, सारे जो भारत सरकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है, सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वो सब के सब स्टेट में आएंगे। ठीक, आर्टिकल 13, अच्छा, जैसे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया, वैसे जब आगे पढ़ोगे जस्ट पार्ट 4 में पढ़ोगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, मतलब राज्यों को कैसे कैसे क्या क्या प्रोविजन आने चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक, वो सारे दिया। वहां पे भी राज्य आ गया, वहां पे भी राज्य शब्द का डेफिनेशन दिया आर्टिकल 36 में। लेकिन आर्टिकल 36 में क्या डेफिनेशन दिया है, आर्टिकल 36 में ये बोला गया कि राज्य का वही मतलब होगा जो मतलब आर्टिकल 12 में दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन पूछे राज्य का डेफिनेशन कहाँ दिया है, 12 36 दोनों लेना है, और सिंगल सिंगल दे तो क्या लेना है, 12। ठीक, आर्टिकल 13 में क्या था, क्या कोई सा भी ऐसा लॉ, कोई सा भी ऐसा कानून आया, ठीक है, जो लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, या मौलिक अधिकारों, ये जो प्रोविजंस दिए गए है ना, प्रावधान किए गए मौलिक अधिकार में, उससे मैच नहीं खाता है, ठीक है, उसको हनन कर रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, ऐसे लॉ के, ऐसे कानून का सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और उसको डिलीट भी कर सकता है, मन किया डिलीट करेगा। ठीक है, और आर्टिकल 13 में क्या, ये जो लॉ बोल रहा है ना, ये लॉ वर्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, लॉ वर्ड को डिफाइन किया गया कि लॉ मतलब क्या। ठीक है, ये क्लियर। आर्टिकल 14 से 18 आपका राइट टू इक्वालिटी था। आर्टिकल 14 में दो बातें थी, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, ठीक है, और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक ये लिए गया है विधि के समान संरक्षण, एक अमेरिका से लिए गया, एक ब्रिटेन से लिए गया है। ठीक है, कैसे याद किए थे, हर जगह देखना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, बहुत सारी चीज मिलेंगे आपको, उसको रिलेट कर करके याद करोगे, आसानी से याद होगा। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है जर्मनी से, ठीक है, तो जर्मनी का हिटलर अब हिटलर है, इमरजेंसी कब लगता है, जब एकदम विपरीत स्थिति आ जाए, है ना, कब एकदम इमरजेंसी वाला केस आ जाएगा तभी इमरजेंसी लगेगा। तो हिटलर दुनिया भर का कर्मकांड किया था, सबको मार रहा है, तो इमरजेंसी वहां से रिलेट कर लिए। ठीक, तो ऐसे ही इसको भी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन वर्ड से याद करना। पावरफुल देश कौन है, ब्रिटेन है कि यूएसए है, यूएसए है, अमेरिका है, वही सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहां से ले गया, यूएसए से, और विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी के लिए, ब्रिटेन से, इंग्लैंड। आर्टिकल 15 क्या था, धर्म जलज,
धर्म जरज के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, धर्म जरज, धा से क्या था, धर्म, इंग्लिश में रिलीजन, माँ से मूल वंश ये रेस होता है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली रेस, ये मूल वंश और ओरिजिन का क्या डिफरेंस और डेफिनेशन है पता नहीं। ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं, बस ये रखना कौन से बेसिस पे भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो धर्म जरज, ध से धर्म रिलीजन, माँ से मूल वंश रेस, ज से जाति कास्ट, ठीक है, ल से लिंग सेक्स और ज से जन्म स्थान बर्थ प्लेस। ये 5 आधार पे राज्य मतलब स्टेट क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 1। आर्टिकल 15 का भी 1। आर्टिकल 15 का 2 क्या, कि जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं सभी के लिए खुले रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। ये धर्म जाति के आधार पर हो गया। पहले था कि ये जाति का पानी वहां जाके पानी नहीं पियेंगे कुआं में, पिएंगे तो उसका शुद्धिकरण, ठीक है, इस रास्ते से गुजरेंगे नहीं, तो सब सार्वजनिक स्थल है, फुटपाथ से कोई गुजरेगा नहीं, गुजरे तो उसको धोना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे भेदभाव समाप्त। ठीक। आर्टिकल 15(3) क्या बोलते हैं, आर्टिकल 15(3) ये बोलता है कि राज्य चाहे तो किसके लिए, महिला और बच्चों के लिए, ठीक है, महिला और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन, या उनको विशेष अधिकार दिया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन दिया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 15(3) ये बात बोलता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं कुछ दिन भी समझाया था कि ये तो भेदभाव नहीं करेगा बोल रहा, फिर ये कैसा भेदभाव, तो ये भेदभाव हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कई सालों से अगर कोई तबके के लोग, किसी वर्ग के लोग अगर दबे हुए हैं तो उनको उठाना है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो उठेंगे। ठीक है, जैसे आरक्षण की बात होती है और ये गर्म मुद्दा रहता है। ठीक, लेकिन देखो हमेशा क्या इंसान अपने स्वार्थ का सोचता है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो ना और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो आपको क्या लगेगा कि रिजर्वेशन बेकार है, और आप ST SC OBC या महिला हो और आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छा है, हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आगे बढ़ने के लिए मौका ना। तो इंसान क्या है, अपने स्वार्थ के हिसाब से देखता है। आप जनरल कैटेगरी के हो और बोलो कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब समझ आता है, या आप रिजर्व कैटेगरी के हो तब बोलो कि जनरल कैटेगरी मतलब रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो समझ आता है अपने बेनिफिट को, लेकिन अपने बेनिफिट को कोई नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तो ऐसे ही अब मैं क्या दोनों तरह से भुगता हूँ, पहले ओबीसी की छूट मिलता था, अब नहीं मिलता, क्रीमी लेयर में तो नहीं मिलता, तो दोनों का तकलीफ समझ आता है। एक प्रकार से देखोगे तो शुरुआत में 2000, 4000, 5000 साल पहले से 100% रिजर्वेशन था कि नहीं था। एक वर्ग के लोग ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग के लोगों का ही अधिकार था पढ़ने का। उस टाइम से जो वर्ग के लोग दबे गए हैं, दबाए गए हैं, उनको अगर बोला जाए कि आप भी कम्पीट करो एक साथ, उनको जब पढ़ने का मौका नहीं मिला, संसाधन नहीं मिले, रिसोर्सेस नहीं मिले, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, ठीक है, तो एक टाइम में 100% रिजर्वेशन था, तब किसी को कोई तकलीफ नहीं। ठीक, अब तकलीफ जब 30-40% दिया जाता है। लेकिन अब इनके पक्ष में बात किया जा सकता, तो इनके पक्ष में भी बात कि ये कैसी समानता। ठीक है, कोई कम मार्क्स ला के सिलेक्शन ले रहा है, कोई ज्यादा मार्क्स ला के सिलेक्शन ले रहा है, कोई कम मार्क्स लेके पढ़ाई पा रहा है, मतलब IIT में सिलेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो रिजर्वेशन बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उसका थोड़ा सिस्टम चेंज करना चाहिए। जैसे रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, आपको पढ़ने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिले, टाइम नहीं मिला, ठीक है, वैसे माहौल नहीं मिला, तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो समझ आता है बिल्कुल आपको रिजर्वेशन दे के उठाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, उसका बेटा, उसको तो पढ़ने के बराबर अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, तो वहां से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है, तो रिजर्वेशन रहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई, ताकि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनको मतलब अभी तक रिसोर्सेस नहीं मिले, पढ़ने का सही मोमेंट नहीं मिला, ठीक है, अभी तक दबाया गया, उनको ऊपर लाया जाए। महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों? शुरुआत से ज्यादातर पितृसत्तात्मक राज रहा, तो महिलाएं कहीं ना कहीं दबाई गई। ठीक है, उनको उठाने के लिए, समाज में बराबर के स्थान देने के लिए क्या रिजर्वेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो अब कोई नियम कानून लाओ, तो क्या उसके अगर पॉजिटिव पॉइंट्स रहते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। ठीक है, मिस यूज तो होता ही है, थोड़ा बहुत मिस यूज होना रहता है। जैसे दहेज प्रताड़ना लाया गया, क्या कोई दहेज के लिए किसी मारे पीटेगा नहीं, कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, तो उसको साला यूज से ज्यादा मिस यूज होने लग गया, जो सीधा साधा उसको ऐसे ही फंसा दिया जाता है। तो उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी है, और थोड़ा फायदा हुआ तो नुकसान भी होगा, समाज के कुछ वर्ग के लोग नुकसान झेलेंगे। ऐसा होता है ना, आजकल कोई केस हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, दहेज में फंसा देंगे, जो जबकि जो
जो सीधे साधे हैं उनके लिए नियम कानून लाया गया और वही इसको लागू नहीं कर पाते, डरते हैं वहां तक जाने के लिए, स्थान तक जाने के लिए, जो सीधे साधे हैं। और जो थोड़े तिगड़ा दिमाग के रहते हैं वो तो उनको यही दिखता है शुरुआत में, ठीक। तो कुछ फायदे के लिए लाते हैं तो कुछ नुकसान हो भी जाता है। तो ये था आर्टिकल 15, 3 महिलाओं बच्चों के लिए भेदभाव किया जा सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 15(4) एक केस बताया था, किसका नाम क्या था, चंपकम 2 राय, ठीक है। तो मद्रास स्टेट में उस टाइम एक कम्युनल ऑर्डर निकला हुआ था, कम्युनल ऑर्डर सांप्रदायिक आदेश बोला जाता है, कम्युनल ऑर्डर। इसके तहत क्या था, जातीय आधार पर कुछ रिजर्वेशन दिए थे। तो ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई, मतलब मार्क्स कम आ गया और देखी कि मेरे से नीचे मार्क्स आए, उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये केस को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, ठीक है। तो क्या नाम था उसका, चंपकम 2 राय। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ यार ये तो गलत है, उसको क्या, ये कम्युनल ऑर्डर को हटा दिया गया, कम्युनल ऑर्डर को डिलीट कर दिया, बोला कि ये गलत है इसको। तब जाके पहला संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया, 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची। और ये 9 शेड्यूल है क्या, ये बोला गया है कि 9 शेड्यूल में जिस चीजों को रख दिया गया, जिन मैटर को रख दिया जाएगा, जिन बातों को रख दिया जाएगा, उसका उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए लाया गया था 9 शेड्यूल। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9 शेड्यूल लाया गया। इसी फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 15(4) जोड़ा गया, 15 का पार्ट 4 जोड़ा गया। और 15(4) क्या बोलता है कि एजुकेशन फील्ड में रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वैलिड है, ठीक है। फिर 15(5) हायर एजुकेशन के लिए, ये भी बाद में जोड़ा गया, ठीक है, 15(5). और अब 15(6) आ चुका है। इतना बोर्ड में आ रहा नहीं आ रहा, ये आया आना चाहिए, ठीक। 15(4) बोला नॉर्मल एजुकेशन में रिजर्वेशन, 15(5) हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन, ठीक है। अब अभी 103 अमेंडमेंट, 103वां नंबर का अमेंडमेंट लाया गया, इकोनॉमिक EWC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या EBC बोलते हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है। तो एजुकेशन फील्ड में भी दिया गया है। 103 अमेंडमेंट आया 2019 में, ठीक है, 2019 में। तो इससे 15(6) जोड़ा गया और आगे 16(6) जोड़ा गया। जो नौकरियों में भी आरक्षण मिल रहा है 10%, वो 16(6) जोड़ा गया, ये 15(6) एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 103 अमेंडमेंट 2019 के अंदर, ठीक है। ओके, नोट्स में नहीं दिया होगा, आप याद रखिएगा और वहां लिख लीजिएगा उसमें, ठीक। ये हुआ 15 आर्टिकल खत्म। आर्टिकल 16 देखे थे क्या, रोजगार के अवसर समान रूप से प्रदान करेगा, ठीक है। और 7 आधारों का उल्लेख किया गया कि 7 आधार में 7 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये 7 आधार क्या था, धर्म जरस तो था ही, प्लस 2 चीज और थे, ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। ये था आर्टिकल 16(1) बोलता है, ठीक है। उसके इसका लाइन है 16(1), 2, 3, 4 करके याद नहीं किया, बस ये देखना 16(2) या 16(3) है। इसमें ये बोलते हैं कि निवास के आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर सरकार चाहे तो भेदभाव कर सकता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रीजन के क्षेत्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो तो वहाँ 100% देंगे कि इन्हीं लोग चुन के आ सकते हैं, तो उन्हीं लोग चुन के आएंगे। तो ये प्रोविजंस कर सकता है राज्य चाहे तो, ठीक है। आर्टिकल 2 या 3 बोलता है, 16 का 2 या 3। फिलहाल 16(4) नौकरियों में आरक्षण दे सकता है पिछड़े वर्ग के लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक 16(6) जोड़ा गया। 16(6) में क्या बोला गया कि EWS या EBC बोलते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इन लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए। उसका कुछ क्राइटेरिया है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है लेकिन थोड़े गरीब हैं, उनको भी अवसर नहीं मिला, उनको 10%, ठीक है। आर्टिकल 15-16 खत्म। आर्टिकल 17 क्या बताया था, 17 खतरा समाज के लिए क्या खतरा है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत। तो ये क्या है, आर्टिकल 17। इसी के तहत एक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 बना। तो ये सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 नागरिकों के अधिकारों की बात करता है, ठीक है। ये इसका आधार क्या था, तो आर्टिकल 17 था, ठीक है, अनुच्छेद 17 नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, ये आर्टिकल 17 होता है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत मतलब क्या कोई भी
इधर उधर की उपाधि नहीं धारण करेगा। ठीक है, अपवाद है इसके, 2 अपवाद क्या, पहला डॉक्टरेट की डिग्री मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, और दूसरा आर्मी से रिलेटेड, परमवीर, महावीर, ठीक है, ये चक्र हो गए। तो ये दोनों आपके अपवाद हैं, बाकी ऐसे कोई टाइटल धारण नहीं करेगा। ठीक, आर्टिकल फिर 19 से 22 की बात किए थे, 19 तक ही देखे थे ना, 19(1) ये आ रहा है ना, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या, 19 भी 1 है, 19(1) 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 ही तक है, 6 भी है। ठीक है, 19(1) से लेके ये वाला 6। ठीक, अब 19 से 22 किस स्वतंत्रता की बात करता है, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है, आजादी की स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की अधिकार, स्वतंत्रता की आजादी की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 कितने आर्टिकल, 4 आर्टिकल। ठीक, 4 आर्टिकल। अब 19(1) में भी 6 डिफरेंस है, मतलब 6 सब आर्टिकल्स हैं समझ लीजिए, और इसके उपबंध है A, B, C, D, E और F, 6। अब ये 6 कैसे याद किए थे, एक ट्रिप याद है ना, ठीक, घूमने जाने का ट्रिप, मैं बोला था ट्रिप कैसे रहेगा, हाँ मैन पार्ट, अभी ठंडी में कैसे याद किए थे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई ट्रिप चलना है, अपने विचार व्यक्त किए, भाषण दिया कि चलना है। फिर क्या, अब बोलोगे कि सब बैठक कर लेते, सम्मेलन कर लेते, सबसे निर्णय ले लेते, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, तो बैठक और सम्मेलन कर लिए। तो आर्टिकल 19(1) में क्या था, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 में ही है वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी। 19 में अगर पूछे जाए तो एक वर्ड में, 19(1) में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(2) में भाषण किए, ठीक, फिर बैठक किए, सम्मेलन किए, तो बैठक व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा बोलता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब एक एक ग्रुप बना लिए सब, मैं इस ग्रुप के साथ जाऊंगा, इस ग्रुप के साथ जाऊंगी, ठीक है, तो ये संगठन बना लिए। 19(1)(c), फिर घूमने निकलोगे, घूमने की स्वतंत्रता 19(1)(d), ठीक, पसंद आ गया वहीं बच जाओगे, कहीं भी रहने व बसने की स्वतंत्रता 19(1)(e), और फिर जीवन यापन चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करोगे तो व्यापार करने की स्वतंत्रता 19(1)(f। इस तरीके से ABCDF आपको मालूम रहना चाहिए। ठीक, अब सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार को भी आर्टिकल 19 में शामिल किया गया, 19(1)(a) में शामिल किया गया। इस तरह का अधिकार, सूचना का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए सूचना अधिकार क्या आपका मौलिक अधिकार है, हाँ है। ठीक है, अलग से कहीं पे भी मेंशन नहीं कि सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन है किस तरीके से है, 19(1)(a) के माध्यम से। 19(1)(a) क्या बोलता है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाषण मतलब स्पीच, अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेशन। ठीक, तो सूचना का अधिकार कैसे इस अधिकार में शामिल होता है, मुझे अगर किसी के बारे में व्यक्त करना है, ठीक है, अपना विचार व्यक्त करना है, सपोज नगर पंचायत होते हैं, कुछ काम चल रहा है, ठीक है, काम अच्छे से हुआ नहीं हुआ, विचार कैसे व्यक्त करूंगा, जब जानकारी होगा तो कुछ जानकारी तो गोपनीय रहती है अंदर, ठीक है, पैसा पेमेंट हुआ नहीं हुआ, काम कहाँ तक हुआ, उसके सारे डिटेल्स रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो वो जानकारी किसी थर्ड पर्सन को, बाहरी व्यक्ति को मालूम नहीं, तो कैसे अपना विचार व्यक्त करेगा, उसके लिए उसको जानकारी मालूम रहनी चाहिए। वो ऑफिस में आएगा, जानकारी मांगेगा तो उसको गाली दे के भेजेंगे, ऐसा होता था। ठीक है, अब उन लोग गाली देते हुए हैं और बता रहा है कि मैं RTI लगाऊं, ठीक है, तो RTI परेशान करने का माध्यम भी हो गया। RTI लगा दो, साला अपना काम छोड़ के पुराना काम, मेरे ऊपर ही लग चुका है कई RTI, मैं RTI का कई जवाब दिया हूँ, ठीक है, RTI लग जाता, क्या पूरा रिकॉर्ड पुराना निकालते रहो और निकाल के देना पड़ता है। ठीक है, तो 19(1)(a), तो ये सूचना का अधिकार RTI बहुत पावरफुल एक्ट है, ठीक है, हथियार भी है, गलत तरीके से भी यूज किया जाता है, सही तरीके से भी यूज किया जाता है, तो मालूम चलेगा उस तरीके नागरिक को, तब तो वो अपना विचार व्यक्त करेगा, हाँ भाई अच्छा काम हुआ है, हाँ भाई नहीं हुआ है, ऐसा। तो इस जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी किसमें शामिल है, 19(1)(a) के तहत शामिल है। ठीक है, फिर 19(1)(b) क्या बताया था, भाषण हो गया, अब क्या, बैठक व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन उस बैठक व सम्मेलन में कैसा, बिना हथियार का लेके सम्मेलन कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, उसमें लगे कि दंगा फसाद की स्थिति बन सकती है, तो बैठक व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बिना हथियार के, हथियार लेके आप नहीं जा सकते कहीं भी कि ऐसे चाकू वाकू रख लिए हथियार में सम्मेलन में मैन पड़ जा रहा कोई नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इसका एक
यहीं पे एक अपवाद नहीं बोलना चाहिए। 19(1)(b) में क्या बोल रहा हूँ मैं कि बिना हथियार के, ठीक है, बिना हथियार के आपको सम्मेलन करना है, बैठक करना है, ठीक। तो बिना हथियार के सम्मेलन करना है। लेकिन देखोगे सरदार लोग, सिख लोग यहाँ कृपाण धारण करते हैं, तो उनके पास तो हथियार रहते हैं, वो भी गुरुद्वारे में गए, कहीं पे भी गए, रैली भी निकाले तो तलवार सब साथ में रखे रहते हैं, ठीक है, कृपाण, ठीक। तो वो तो हथियार सहित हो गया। तो वो यहाँ पे इस आजादी के तहत उसको रोका नहीं जाता, बल्कि आगे पढ़ोगे आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 25 के तहत उनको स्वतंत्रता दी जाती है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। उनका धर्म बोलता है कि आपको कृपाण धारण करना है। गुरु गोविंद सिंह ने 5 का लागू किया था, एक केश, कच्चा, कड़ा, ये कृपाण, और एक का सा क्या था, कंगा, ठीक है। तो ये 5 का अनिवार्य किया था। तो उनके धर्म में बोला गया ठीक है ये आप धारण कर सकते हो। तो ये 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं है, आर्टिकल 25 का पालन है, ठीक है। अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हो, उनका धर्म बोलता है तो ठीक है, क्लियर। 19(1)(b) फिर सम्मेलन हो गया, संगठन बन गया, डी क्या था, घूमने का समय था, ई है, ठीक है, ठीक है, लाइए तो आइए काजल मैडम, काजल मैडम के जोरदार एक बार तारीफ। वापस मैम ने अपना ग्रुप सी का एग्जाम निकाला है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज बोलोगे तो 20 लोगों ने दिलाया और 12 लोग फेल हो गए, 8 लोग पास हुए, 40% रिजल्ट था, ठीक है। कल कोई कमेंट कर रहे थे इसलिए बोलना जरूरी है, स्टेटस में डाला था कंपो वाले पास हुए तो उसके लिए क्या बात करना। तो ये नहीं था कि मेरा कोचिंग ग्रो करेगा इसलिए इनका नाम, कारण ये कि कम से कम आप लोग देख के मोटिवेट हो। ये आई थी 15-20 दिन ही पढ़ी है और उससे पहले सारा चीज ब्लैंक, ना जीएस नॉलेज, ना मैथ्स, ना कुछ, ठीक है। बट फिर भी 15-20 दिन में की, 15 दिन की, 20 दिन था बट 5 दिन तो मैं इधर उधर अभी लोग घूमने चले गए, 15 दिन में नहीं किया, ठीक है। तो ये बताने का, इनको सामने बुलाने का मकसद ये कि अभी भी डेटा एंट्री के लिए 13 दिन बचा ना, कर सकते हो। टाइम देना पड़ता है, कोई भी तैयारी के लिए सपोज इतने आवर्स आपको देने हैं ना, तो इतने आवर्स देने पड़ेंगे। सपोज मैं बोलूं कि ये सब्जेक्ट 100 घंटे में खत्म होगा, आपको 100 घंटे पढ़ने होंगे, और वो 100 घंटे आप 1-1 घंटे करके 100 दिन दो, या 5-5 घंटे करके 20 दिन दो। आप 20 दिन में भी खत्म कर सकते हो, 100 दिन में भी खत्म कर सकते हो। अब वो निर्भर करता है आप पे कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्या है, एक टाइम आपको देना पड़ेगा, इतना टाइम है। जैसे मैं बोलता हूँ 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, आराम से भी पढ़ो ना, 3-3 घंटे आराम से 6 महीने में हो जाता है, पूरे कोर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेने लायक खत्म हो जाते हैं, ठीक। लेकिन आप उसको 6 महीने को 3 महीने कर सकते हो, 2 महीने कर सकते हो, ठीक, किया जा सकता है, संभव है। 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ो ना। आप प्राइवेट जॉब करते हो, 8 घंटे काम करते हो, नहीं करते, ठीक है। वहां आप बोलोगे कि मन नहीं कर रहा है, तो फिर भी करवाया जाता है काम, मन नहीं कर रहा फिर भी करते ना काम। लेकिन 8 घंटे पढ़ते नहीं है, क्यों? 1 घंटे बाद मन थक गया, कहीं और किसी कॉल आ गया तो चले गए, कोई घूमने बोल दिया तो चले गए, ठीक है, कुछ और देखने को मन किया, कुछ और देख लिया, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या, हमारे पास मजबूरी नहीं होती, काम करने के लिए मजबूरी होती है। तो आप भी लिमिटेड टाइम में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे भविष्य के लिए, स्थान ग्रहण कर सकते हो। अच्छा, मिठाई ठीक है। अच्छा, इधर ला। उधर जाने से पहले अब एक पीस ले लीजिएगा ताकि सबको मिल जाए। उधर जाने के बाद चेंज हो गया। थोड़ा सा लेना था, अच्छा
पता नहीं, अपडेट नहीं हूँ मैं उससे, करंट अफेयर से ज्यादा अपडेटेड नहीं रहता हूँ। जो एग्जाम है इसके एक हफ्ते पहले करंट अफेयर अपडेटेड, तो देख के बता दूंगा से। क्या हुआ? ठीक हो गया? उसी को मिठाई नहीं खिलाया। हाँ, उसी को मिठाई नहीं खिलाया। कल खिला के आ गया। अच्छा, कल खिलाया। चलो ठीक है, खाते खाते इधर ध्यान दीजिए। नहीं तो आप मिठाई खिलाने का अवसर छूट जाएगा आपका। खाना आ गया। हाँ? हाँ, देखा हाँ? क्या? पार्टी अच्छा मिलेगा ना, बिल्कुल। आज घर से परमिशन लेके आया ना, पेटी पर पैसा लेके आया। ठीक है, 19/1। अब 19/1 में इतने सारे स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, कहीं भी घूमने फिरने की, है ना, कल ही आपका डाउट था, ठीक, कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बस जाने की, कहीं भी व्यापार करने की, ठीक है, बोलने की, तो ऐसा थोड़ी बोलने की स्वतंत्रता कुछ भी बक दोगे, इसकी वहाँ का उसकी वहाँ का थोड़ी गाली बकना चालू कर दोगे, ठीक है, कहीं भी घूमने की, तो ऐसा थोड़ी किसी दूसरे घर में ही घूमने चले गए, बसने की स्वतंत्रता तो वहीं बस गए, मैं वहीं रहूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसके कुछ अपवाद है। मतलब 19/2 से 19/6 तक आपका क्या उस पर रोक लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 क्या बोलता है? एक तो स्वतंत्रता की बात किया, 19/1 ABCDEF। 19/2 बोलता है कि आपके किसी भी एक्शन से ये फ्रीडम, अगर ये जो फ्रीडम मिला हुआ है उसके तहत अगर देश की एकता और अखंडता पे आंच आती है तो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। आपके विचार अभिव्यक्ति, दुनिया भर का जो स्वतंत्रता मिला है उससे दूसरे देशों से संबंध खराब होता है। जैसे पाकिस्तान को गाली बकते समझ आता है, ठीक है, अब रशिया को गाली बकने लगोगे ना तो नहीं चलेगा, हाँ? तो वहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्शन, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी जोक मार दे रहा है, गाली बक रहा है तो चल जाएगा, ठीक है, वहां संबंध खराब नहीं हो रहा, पहले से खराब है और क्या खराब है। लेकिन रशिया बोल दोगे तो भाई वो तो सपोर्टर है ना, शायद है, ठीक है, कई सारे से केसेस हुए, रशिया साथ दिया है, तो इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो दूसरे देशों से संबंध खराब हो तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक, इधर ध्यान दीजिए, एकता और अखंडता, दूसरे देशों से संबंध हो, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, तो रोडी में बस गए वहीं टेंट लगा दिए NH 53 में, ठीक है, जाने नहीं देंगे किसी ने, वैसा नहीं, पब्लिक ऑर्डर ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। और एक पब्लिक ऑर्डर न्यायपालिका का मानना, सबको बोल सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब न्यायालय, कोर्ट ही है न्यायालय, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप किसी राजनेता के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में विचार व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, कि इन्होंने ये गलत पॉलिसी लाई, सही पॉलिसी लाई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते कि वो जो डिसीजन दे दिया अरे बेकार है, अच्छा है, गाली दे रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है, तुरंत अंदर, ठीक है।
तो ये नहीं, ये इसके माध्यम से आपके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। ये 6 में क्या है पता नहीं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है जिनके माध्यम से आपके स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक, इतना क्लियर। आर्टिकल 19 क्लियर हुआ? ठीक, कोई समस्या? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 भी आर्टिकल 20 1 है, आर्टिकल 20 2 है, आर्टिकल 20 3 है, पूरा याद रखना। आर्टिकल 20 क्या आपको प्रोवाइड कराता है, 2 सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, इसको मैं याद कराता हूँ, पहले 2 सिद्ध होगा उसके बाद गिरफ्तारी करने जाओगे। ठीक है, तो वो याद कराने का क्रोनोलॉजी था। ठीक है, पहले आपका दोषारोपण होगा कि चुराया है, ठीक है, पैसा चुराया है, ठीक है, तब जाकर उसको गिरफ्तार करने जाऊंगा। ठीक है, तो पहले 2 सिद्धि होता है और 22 में क्या गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, 20(1), 20(2), 20(3). ठीक है, 20(1) में क्या दिया हुआ है और 20(2) में क्या दिया और 20(3) में क्या दिया है। 20(2) को याद रखना, 20(2) में 2 बार सजा नहीं होगा, ऐसे लेटर कहते हैं। 20(2) में 2 बार सजा नहीं होगा, मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है, एक क्राइम के लिए एक क्राइम एक सजा। 20(1) क्या बोलता है, 20(1) ये बोलता है कि जिस टाइम आपने क्राइम किया है उस टाइम जो नियम थे बाद में जाके सिद्ध होता है तुरंत। आज ही थोड़ी इवन मैं मर्डर कर दूं किसी का, या मैं नहीं करूंगा, कोई और किसी को मर्डर करे, ठीक है, तो केस तो लंबा चलता है ना, 1 साल 2 साल, कोई 5-5 6 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो क्राइम आज हुआ, निर्णय 1-2 साल बाद हुआ, सजा किस आधार पे दिया जाता है, आज क्राइम हुआ तो आज के हिसाब से सजा मिलेगा, आज जो बोलता है कानून की ये सजा दी जाती है। ठीक है, तो जिस टाइम सजा होगा उस टाइम, जिस टाइम क्राइम होगा उसी टाइम का सजा मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 20(3) क्या बोलता है, आर्टिकल 20(3) बोलता है कि किसी भी पर्सन को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बोलता है 20(3). खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कैसे, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं, है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया, बहुत सारे ब्रेन मैपिंग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इधर 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 सुई में घुसा के, ठीक है, चिप लगा के टेस्ट करते हैं ना, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, अब मशीन का डिफॉल्ट है वो बेचारे इंसान को अगर हो सकता है। ठीक, तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता, फिर भी बोलोगे लाई डिटेक्टर टेस्ट यूज होते हैं, देखे हैं, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, बहुत सारे जो स्पाई वाले मूवीज आते हैं वो सब में यूज करते देखते हैं ना। ठीक है, तो बोलोगे वहां तो यूज होता है, तो किस केस में होता है, देखिए सबका अपवाद है, हर किसी केस का अपवाद है, हर किसी आर्टिकल में। जैसे आर्टिकल 1 क्या बोला, पूर्ववर्ती कानून लागू नहीं होते, पूर्ववर्ती कानून ऐसा कुछ है, उसमें इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी देखूंगा और बता दूंगा, इसके लिए टर्मिनोलॉजी नहीं दी, लक्ष्मीकांत में पढ़ा था। उसका अपवाद क्या है, किसी किसी केस में, जैसे सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं। सिविल मामले मतलब जैसे दहेज वाला केस, ऐसे हल्का फुल्का चोरी डकैती वाला केस, ठीक है, ये केस हो गया, मर्डर हो गया, वो आपराधिक मामले में आते हैं। एक सिविल मामला, दीवानी मामले होते हैं, ठीक है, छोटा मोटा ऐसे दहेज वाला केस, लड़ाई झगड़ा, अवमानना का केस, ये सब सिविल मामले में आते हैं। फौजदारी मामले एक होता है क्रिमिनल, हिंदी में बोला जाता है फौजदारी मामले, उसमें क्या मर्डर, ठीक है, किडनैप, ये सब केस दीवानी मामले में आते हैं। ठीक है, तो और कुछ टैक्स संबंधी भी लॉ रहते हैं, तो उसका अपवाद अभी नहीं बता रहा हूँ, काफी डीप हो जाएगा, लक्ष्मीकांत में पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उसमें अपवाद है, टैक्स रिलेटेड कुछ कानून आए तो पुराने समय से लागू किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी मतलब अभी से लागू किया जा सकता है, अभी जो लॉ होगा, ऐसा नहीं कि पुराने वाला पेंडिंग है कुछ तो पुराने टाइम से ही लागू होगा, ऐसा नहीं, कुछ उसके अपवाद है। ठीक है, तो वो अपवाद अभी नहीं बता रहा हूँ, नहीं मेंशन कर रहा हूँ, फिर भी इसके अपवाद है, ये बता दिया। ये आर्टिकल 2, इससे राजीव गांधी वाला एग्जाम्पल आपको देता हूँ। राजीव गांधी 1991, 21 मई 1991, क्या केस हुआ था, ये भारत, ये श्रीलंका, यहाँ क्या है, पूरी सरकार अस्त व्यस्त हो गई थी और LTTE लिप्टे एक आतंकवादी संगठन था। ठीक है, तो यहाँ इनका बोलबाला हो गया, तो राजीव गांधी ने उस टाइम सेना वेना भेज दी थी। ठीक है, वहाँ कई सारे भारतीय सैनिक फंस भी गए थे, निकल नहीं पाए थे। ठीक, तो ये सारे मैटर हो गए थे, तो लिप्टे क्या बोले कि प्रधानमंत्री था और प्रधानमंत्री शायद उस टाइम थे राजीव गांधी, फिर वापस चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उधर जा रहे थे। ठीक है, तो प्रचार प्रसार के समय ही गए हुए थे,
और इलेक्टे को डर था कि फिर राजीव गांधी आएंगे ना, फिर यहाँ हमको खतरा होगा। फिर वो वही एक विचार की एक पर्सन की एक ही प्रकार की विचार होती है। एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है, ठीक है, उदारवादी हो सकता है, लिबरल हो सकता है, ठीक है। तो वो बोले कि राजीव गांधी आएगा फिर वही काम करेगा, उससे अच्छा इसको उड़ा दिया जाए। तो उड़ा दिया गया किसको? राजीव गांधी को। कब? 1991। शायद 94 से केस चलना चालू हुआ, पकड़ा है शायद 94 है, शायद 94 से केस चलना चालू हुआ, ठीक। तो अब राजीव गांधी को मार दिया गया, तो उसके हत्यारे पकड़ा है। बहुत सारे लोग शामिल थे ना, जो बम ब्लास्ट किया वो तो उड़ गई, वो तो खत्म हो गई, तो बच्ची थी ऐसे पैर पड़ने के लिए और कमर से वो चाबी निकाली, पूरा ब्लास्ट। आसपास के सब जितने कार्यकर्ता थे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद हो गए, सब खत्म। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट के पास मामला गया। ट्रायल कोर्ट ने क्या सुना दिया? फांसी की सजा। फिर गया हाई कोर्ट में मामला गया, मद्रास हाई कोर्ट में। चैलेंज कर सकते हो ना आप, चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट में मामला गया। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि फांसी की सजा बरकरार रहेगी। ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फांसी की सजा सही है। अरे तुम प्रधानमंत्री को मार रहे हो, उड़ा रहे हो और माफी मांग रहे हो, ठीक है, ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फांसी तो मिलेगी। उसके बाद फिर आर्टिकल 72 में क्या बताया था? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डन मतलब क्षमादान, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्षमादान की शक्ति। तो प्रेसिडेंट को ये पावर मिला हुआ कि वो माफ कर सकता है, ठीक। तो ये सब निर्णय लिया गया, लगभग कई साल लग गए, 15, 16 साल, 17 साल लग गए। एक प्रेसिडेंट आया चले गया, फिर दूसरा आया चले गया, तीसरा आया चले गया, ऐसे हुए। वो जो मैटर था वो पेंडिंग का पेंडिंग रह गया। यहाँ रुको बताता हूँ, हाँ देखता हूँ जो कंसल्ट, ठीक है। सरकारी इसमें भी जाए ना, एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, सरकारी कार्यालय में अगर काम कराने जाओ और वो बोले ठीक है ना देखता हूँ कल आना, ठीक है देखता हूँ कल आना, तो आपका काम नहीं होगा, वो कल कभी नहीं आएगा। जैसे ही ये ले भाई, अरे अभी हो गया, ठीक है। तो इसकी जरूरत होती है, कल देखता हूँ मतलब रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इतने साल से पेंडिंग रह गया बिल। अब बात आई 2011, लगभग ये 20 साल हो गए मैटर को, ठीक। 2011 2014 की बात, 2011 है, 2011-14 की बात है, 2011 का मैटर है। अब उन लोगों का फांसी का सजा ना उस टाइम हुआ, अभी तक पेंडिंग था। वो फांसी की सजा उम्र कैद में अपने आप बदल गई। उम्र कैद भी तो तरह क्या 20 साल पहले 20 साल, फिर उसमें और वर्जन रहते हैं कि मरते दम तक उम्र कैद, ऐसा, ठीक है। तो लगभग 20 साल हो गए पूरे केस को। अब फिर मैटर गया कोर्ट में, उनके वकीलों ने दलील दी। क्या दलील दिया? आर्टिकल 20(2) का क्या बोला उनके वकीलों ने? किसी एक आदमी को एक क्राइम के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। तो बोला एक ही सजा दी है, फांसी। तो बोला कैसे फांसी? इतने दिन से वो मेंटल टॉर्चर है, मेंटली टॉर्चर हो ना, फांसी होगा नहीं होगा, मर जाता तो उतना दुख नहीं होता, तो डेली मर रहा है, ठीक है। कब आएगा निर्णय? हाँ बताता हूँ, बोले ऐसा, ठीक है, तो बता ही रहा है। तो एक निर्णय हो गया, एक सजा हुआ, मेंटली टॉर्चर कर रहा हूँ। दूसरा वो जो फांसी की सजा थी वो तो साला उम्र कैद में बिता दिया उसने, इतने साल, 17, 18, 20 साल हो गए, उम्र कैद हो गया। बोला ठीक है दूसरा। और तीसरा सजा क्या? तीसरा फांसी तो दे ही रहे हो, साले एक ही आदमी को तुम 3-3 बार सजा दे रहे हो। इस आधार पे उसके फांसी की सजा कैंसिल कर दी। हाँ उसने इतने दिन मेंटल प्रेशर झेला, उसको उम्र कैद की इतना दिन तो बिता ही लिया, तो उसको राजीव गांधी की सजा, जो हत्यारे थे उनकी सजा को माफ कर दिया, फांसी की सजा माफ, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? आर्टिकल 20(2). आर्टिकल 20(3) क्या बोल रहा है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई क्रिमिनल पकड़ा है उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। जैसे मुंबई में आतंकवादी हमले हुए, ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि कुछ उगलते ही नहीं है, कुछ भी बताते नहीं, इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि कितने भी डंडे पड़ जाए नई बात बोलेंगे, नहीं उगलेंगे, ठीक है। तो वैसे लोगों से कैसे बात उगलवाएगा? मार के उसको जान से थोड़ी मार दोगे, कितना ही मारोगे, है ना, कितना ही 3rd डिग्री टॉर्चर दोगे, नहीं उगलवा पाया जाता, ठीक है, नहीं उगलवाया जा सकता। तो ऐसे केसेस में जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ यूज किया जा सकता है लाइन डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, जितना भी इधर उधर चिप लगा के वो करवा लिया जाता है, ठीक है। तो वो किसके लिए यूज किया जा सकता है? जो क्रिमिनल एकदम हार्डकोर क्रिमिनल टेररिस्ट है उनके खिलाफ यूज किया जा सकता है, और ऐसे क्रिमिनल जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये लागू नहीं होता, उनके केस में यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 20 ये कहता है। इतना क्लियर हुआ? नहीं हुआ?
अब देखो, अब बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो मैं सब पढ़ो। हाँ अरब चलिए हुआ यार। पॉलिटी में आज आर्टिकल 20 तक रख रहा हूँ, ठीक है? पॉलिटी में आर्टिकल 20 तक, ठीक है? अभी लाइन से प्रोविजन बताते जाऊंगा और ये आप याद नहीं कर रहोगे ना तो ऊपर से जाने लगेगा। अभी जस्ट जंप करके मैं मौलिक कर्तव्य बता रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहले शुरुआत में 10 थे, अभी 11 है। 11 के 11 नंबर वाइज याद रहने चाहिए। 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, 5 में क्या, 6 में क्या, ऐसे 11 तक याद रहना चाहिए, ठीक है? याद करा रहा हूँ, काफी आसान है, सुनना बस। तो मौलिक कर्तव्य किस में दिया हुआ है? 4A में, 4A में, ठीक है? 4 तक तो क्या था आपका? DPSP था, फिर 5 तो राष्ट्रपति वाला चालू हो जाता है। तो इसमें बीच में 4A कैपिटल A, और कैपिटल A का मतलब इसको बीच में डाला गया होगा, ठीक है? तो मौलिक कर्तव्य शुरुआत में नहीं थे, बाद में जोड़े गए गैलेक्सी सभा संशोधन द्वारा। अब 1 से 11 तक क्या बोलना चाहिए आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है। 1 से 11 देखते हैं क्या है। सबसे ऊंचा, आप देश के नागरिक हो तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है? कि बस आपको अधिकार मिले, कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपको काम करने होंगे। तो पहला चीज क्या? पहला चीज सबसे ऊपर क्या रहता है? संविधान। तो संविधान का पालन करना सबसे ऊंचा आपके लिए, सबसे ऊपर क्या है? संविधान है, देश का संविधान है। नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रीय गान और ध्वज, ठीक है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और संविधान, ये आपके लिए सबसे ऊपर है। तो पहला कर्तव्य क्या है? इनका सम्मान करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये क्या बोलते हैं? कौन सा कर्तव्य? पहला कर्तव्य, ठीक है? उसके बाद चलो ठीक है, तो मेरा दूसरे में क्या है? दूसरे नंबर में 4 तक नॉर्मली याद करा रहा हूँ, उसके बाद 5 में रिलेट करके याद करूँ। दूसरे में क्या है? ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श, ठीक है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उसको प्रेरित करने वाले कुछ आदर्श, वो मतलब बातें, ठीक है? वो आदर्श, वो क्या बोलना चाहिए आपका? इंग्लिश में क्या बोलेंगे आदर्श को? प्रिंसिपल्स, ठीक है? प्रिंसिपल बोल सकते हो, ठीक है? नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है? इन आदर्शों को आपको संभाल के रखना है, हृदय में संजो के रखना है, इनका सम्मान करना है। पहला क्या? संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इनका सम्मान। दूसरा, जो आजादी दिलाया है ऐसे आदर्श, उच्च आदर्श, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श, इनका, ठीक है? तीसरा क्या होता है? अब उसके बाद देश, तो देश आ रहा है थर्ड नंबर। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, मतलब रक्षा करना, ठीक है? देश की एकता और अखंडता, प्रभुता की रक्षा करना, ठीक है? ये भी आपका कर्तव्य होता है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहला क्या था? संविधान, सबसे ऊपर आपका संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, जन गण मन, ठीक है? राष्ट्रीय गीत नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान, ठीक है? तो ये 3 चीज पहले कर्तव्य में शामिल है। दूसरे कर्तव्य में क्या? जो आपको दिलाया आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श, इनको हृदय में संजो के रखना है, इनका सम्मान करना है। कौन सा ड्यूटी बोलते हैं? दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी होता है। तीसरा क्या? इसके बाद आपका देश आता है, देश की एकता और अखंडता और प्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है? इसको भी आपको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? इतना क्लियर? चौथा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, तीसरा है। भारत की रक्षा करें, चौथा है देश की रक्षा करना। और जब भी आह्वान किया जाए, बुलाया जाए, तो आपको आगे आना है, ठीक है? कैसे भी रक्षा करना, जैसे कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है? अगर उसमें बोला जाए कि सिविलियन को भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो करना पड़ेगा, करना चाहिए, ठीक है? पेमेंट सैलरी वगैरह काटे गए थे उस टाइम, सभी कर्मचारियों को एक दिन की सैलरी शायद काटी गई थी, सीएससी में याद है, मैं तो पता नहीं था, पिताजी बताते हैं सैलरी काटी गई थी शायद, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक? तो वो भी एक प्रकार की मदद करना हो गया, रक्षा करना हो गया। तो भारत की रक्षा करना जब जरूरत पड़े और आह्वान करने पर, मतलब बुलाए जाने पर, मदद मांगने पर आपको आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। पहला क्या? पहला ड्यूटी क्या? संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, इसका सम्मान करना। दूसरा क्या? प्रिंसिपल्स, कैसे प्रिंसिपल्स? कैसे आदर्श?
प्रिंसिपल आदर्श हो गए कैसे आइडियल्स या आदर्श जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते हैं, ऐसे आदर्श। तीसरा देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना है ना। और चौथा क्या, देश की रक्षा करना। ठीक है, अब यहाँ से 5 से लेके 11 तक याद कराओ, ये शुरू का 4 नॉर्मल याद रखिएगा। ठीक, 5 में क्या, 5 पांडव थे। 5 पांडव क्या थे, भाई थे। तो भाईचारा की भावना, ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। एक कीवर्ड याद रखना, भाईचारा, ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ब्रदरहुड ही बोलते हैं, भातृत्व, ब्रदरहुड amongst all people of transcending religious, linguistic and regional और sectional diversities। तो भाईचारे की भावना, सभी अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, भाईचारे की भावना आप में होनी चाहिए, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है, झगड़ा नहीं फैलाना है। 5वां कैसे के भाईचारा ब्रदरहुड भातृत्व की भावना आप में होनी चाहिए। 5वां कर्तव्य बोलता है कैसे के 5 पांडव, अब 5 पांडव क्या थे, भाई थे, और उन भाई की वाइफ भी थी द्रौपदी, उनका सम्मान करना चाहिए था। द्रोण उसको क्या नाम था, दुर्योधन को, जो नहीं किया तो मार खाया। ठीक है, तो आपको भी उसी में ही है, स्त्री की रक्षा कब की जाए, मतलब स्त्री की रक्षा या उसका सम्मान, डिग्निटी ऑफ वुमन को बजा के रखना है, सम्मान करना उसका। ठीक है, ये कौन से करते हुए बोलता है, आर्टिकल 5। ठीक है, आर्टिकल 5 इंग्लियर कैसे के 5 पांडव, तो भाई और भाई की वाइफ थी तो स्त्री हुई, स्त्री की भी सम्मान करना, ये कौन सा ड्यूटी बोलता है, 5 फंडामेंटल में 11 ऐसे पॉइंट्स बने हुए 11 तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पे पूछा जा चुका है कि तीसरे में क्या चौथे में क्या है, ये पूछा जाएगा, इसलिए याद करना। अब 6वां 6 बोलते हैं इंग्लिश में, स से 6, स से संस्कृति, स से 6, स से संस्कृति। तो संस्कृति मतलब कल्चर, हमारी समाजी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, सम्मान करे, एक्सेट्रा। संस्कृति है, 6वें में क्या करते हैं, संस्कृति, संस्कृति को आपको बचा के रखना, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसको बचा के रखने आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। स से 6, स से संस्कृति। ठीक है, अब 7वां पॉइंट क्या है, अब जैसे पेड़ को पानी देते हो, डेली देना चाहिए नहीं, 7 दिन, कि किसी एक दिन दिए फिर 6 दिन रेस्ट। ठीक है, 7 दिन देते हो, संडे को भी देते हो, कोई रेस्ट नहीं। तो पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण में पानी, 7 दिन पानी डालना, तो पर्यावरण की रक्षा करना कौन से फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है, 7। ठीक है, अब ये 8वां वाला वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक वर्ड आते ही आइंस्टाइन का चेहरा सामने आता है और आइंस्टाइन का बाल कैसे आठ जैसे। ठीक है, तो आइंस्टाइन याद आया, तो 8 क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये आर्टिकल 8 होता है, फंडामेंटल ड्यूटी का 8वां नंबर। ठीक है, आइंस्टाइन को याद कर लीजिए, या अगर सभ्य भाषा में याद करना तो वैज्ञानिक 8 घंटे काम करते हैं, बता याद करना 8 घंटे, नहीं तो आइंस्टाइन के एग्जांपल बेस्ट है, इसका फोटो दिखा दूंगा। ठीक है, 9 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे गार्डन में गए फूल को खा दिए, तोड़ कर दिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 9 ग्रह जब साथ में होते तब आपका प्रॉपर्टी आता है, 9 ग्रह साथ में रहते हैं। ठीक है, 9 ग्रह साथ में रहते हैं तब आपका सक्सेस का दरवाजा खुलता है, ऐसे लेट कर लेना। तो प्रॉपर्टी कब, जब 9 ग्रह साथ में रहेंगे, तो 9 ग्रह मतलब 9, और पब्लिक प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति वाला कर्तव्य कौन से में है, 90 में। ठीक है, 10 का रखना 10 on 10, 10 और 10 मतलब कि एकदम उत्कृष्ट कार्य किए, 10 में 10 लाए मतलब उत्कृष्ट कार्य किए। तो उत्कृष्ट कार्य क्या है, आपका व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है, हर फील्ड में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, उत्कर्ष की ओर बढ़ना है। ठीक है, 10 on 10 इतना था। 1 से 10 याद हुआ, 1 में क्या था, फिर से रिपीट कराओ, संविधान था, राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय दिवस था। दूसरे में क्या, आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को आपको संजोग रखना है। तीसरे में क्या था, देश की एकता और अखंडता। चौथे में देश की रक्षा। ठीक है, तीसरे में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, चौथे में देश की उसकी रक्षा करना, 5वें भाईचारा और महिलाओं का सम्मान, 6वें में स से 6 से संस्कृति कल्चर, 7वें में पर्यावरण की रक्षा करना, 8वें में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, 9 7 तक सब शांत है, 8 से 9 में 9 ग्रह साथ रहेंगे तो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, 10 10 on 10 उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो। ठीक है, उत्कृष्ट को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सीलेंस, 10 on 10 एक्सीलेंस। क्या हो गया,
नौ ग्रह आते हैं तो प्रॉपर्टी आते हैं, 9 ग्रह साथ में रहेंगे तो प्रॉपर्टी खड़ा कर दोगे। ठीक है, तो ये याद हुआ आपके 1 से 10। अब पूछे क्या मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे? ठीक है, संविधान के शुरुआत में कितने कर्तव्य थे? ऑप्शन थे 10, 11, नन ऑफ दिस, क्या लोगे? वेरी गुड, नन ऑफ दिस। ठीक है, संविधान में शुरू में था ही नहीं, ये 4A जोड़ा गया, मतलब क्या बाद में जोड़ा गया। ठीक है, शुरू में नहीं था, कुछ भी एक भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976। हम बोला ये 42nd अमेंडमेंट बार बार आएगा, इसलिए इसको मेक स्ट्रक्चर बोला जाता है। एक साथ बहुत सारे चीज उसमें जोड़ेगा। तो 42वें द्वारा 10 जोड़ा गया। ठीक है, 10 संविधान होने से समिति की अनुशंसा पर 10 जोड़ा गया। फिर 11वां जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट। ठीक है, 86 अमेंडमेंट क्या बोलता है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये कर्तव्य है माता पिता का, या जो भी गार्जियन है, संरक्षक। ठीक है, 6 से 14, 0 से 6 नहीं, 6 से 14। 0 से 6 कहाँ पे आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आएगा, इससे पहले आएगा। जो बाद वाला है, ठीक है, वो जहाँ पे भी आएगा याद नहीं आ रहा है। 6 से 14 फिलहाल यहाँ पे आएगा। 6 से 14 साल के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी संरक्षक की या माता पिता की, गार्जियन की या पेरेंट्स की। ये आर्टिकल बोलता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटी 11 बोलते हैं। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? 86 अमेंडमेंट 2002। 2002 ये 2002 दिया नहीं है, लेकिन 2002 आपको याद रखना। ठीक है, अमेंडमेंट याद रखना, उसका ईयर भी याद रखना। पढ़ते बार याद होते जाएगा, इतने बार रिपीट करा दूंगा। जैसे मैं बोलूं संविधान संशोधन विधेयक को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कौन से अमेंडमेंट द्वारा बोला गया कि कंपलसरी प्रेसिडेंट साइन करेगा? कौन सा अमेंडमेंट था? 24 था। ठीक है, कौन सा ईयर? 1970। 24वां संविधान संशोधन 1970। ठीक, क्लियर? वही बोले, याद रहेगा। ठीक है, इसको मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसका भी नोट्स है, शायद बना होगा, उसका भी नोट्स बना हुआ है, आप उससे भी देख के बना सकते हो। वो एकदम एज इट इज जो लैंग्वेज दिया हुआ है ड्यूटीज उसको डाल दिया है, उतना याद रखोगे नहीं। वो एक कीवर्ड पकड़ लेना, भातृत्व की भावना, बाकी आगे पीछे भातृत्व की भावना विकसित करें, ऐसा करें ऐसा करें। तो कीवर्ड बस पकड़ना, कीवर्ड को याद रखना। ठीक है, उस इमेज को मैं भेज रहा हूँ। बाकी अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स में कहाँ तक पढ़े हैं? आर्टिकल 20 तक देखेंगे। ठीक है, 21 से कल देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग प्लीज याद करके आइएगा। नहीं याद करके आओगे और टाइम पे नहीं आओगे तो सब ऊपर से उड़ने लगेगा। शुरुआत का याद रखना। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ने में मजा आएगा। तो इजी सब्जेक्ट में स्कोर करोगे ना तो उतना मजा नहीं आता। आपसे भी बन रहा है, बाकी से भी बन रहा है, कोई वजह नहीं। जो दूसरे को डिफिकल्ट लग रहा है वहां आप स्कोर करोगे तो अच्छा लगता है। हायर मैथ्स में शायद कोई नहीं, नॉर्मल मैथ्स सब बना लेते हैं, हायर मैथ्स आता है तो शायद नहीं बन पाता। ठीक है, टाइम की कमी की वजह से छूट जाता है, लेकिन आप कम टाइम में बनाओगे, आप सब चीज बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे पॉलिटी भी है, किसी के बस की बात नहीं है। पॉलिटी और हिस्ट्री में भी इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद रखना मुश्किल जाता है कि नहीं। हिस्ट्री पढ़ोगे तो दिक्कत जाता है, लेकिन फिर भी ईयर वेयर से रिलेट करके जैसे जैसे याद किए, 7-8 करके याद किए, लेकिन किए तो वहाँ पे स्कोर करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आगे और देखता हूँ कुछ मिसलेनियस चीज़ अगर याद कराने लायक हो तो। बस ऐसे ही बता दिया, टाइम था तो बाकी मैं इसको लिखा भी दूंगा या नोट्स भेज दूंगा। हो गया।
एक्सेप्ट लोग को करना पड़ता होगा ना, जैसे लोग नहीं किए होंगे। हाँ एक्सेप्ट करेंगे, रीडिंग देंगे, पैसा जमा करेंगे। जरूरी है तो आपका अरे वो नहीं बिना वो सोना करेगी ना, यही नहीं होगा उसको अभी तो कुछ चलिए 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल भी याद कराता हूँ मैं, ठीक है। सुनना याद रहेगा, कर्तव्य याद हुआ थोड़ा, उसको खुद से रीड मारोगे तो याद हो जाएगा। टाइम बचा करके मैं बता रहा हूँ, तो फिर से दोबारा शेड्यूल पढ़ेंगे तो रिपीट होगा। 12 शेड्यूल है। शुरुआत में कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे, बाद में 4 और जोड़ थे, ठीक है, 12 हो गया टोटल। याद कैसे करना? कोई भी पॉलिटिशियन ले लो या कोई भी जो बिजनेस है, पहले नाम बनाता है, फिर पैसे कमाता है, ठीक है। नाम बनाता है, पैसे कमाता है, फिर शपथ लेता है। जैसे पॉलिटिशियन का नाम बनाता है, पैसे कमाता है, शपथ लेता है क्या करने का, कि वो बांटेगा, और किस एरिया में बांटेगा, विकास करेगा, जो अंडर प्रिविलेज है या मतलब जो गरीब हैं या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उधर बांटेगा। तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब में बांटेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा। नाम बनाएगा, पैसा कमाएगा, फिर शपथ लेगा, बांटने का। कहाँ बांटेगा? शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है। और उसको बांटने के लिए फिर जब निकालेगा, पैसा निकालने के लिए एटीएम जाएगा, एटीएम, ठीक है। क्या बोलो? नाम बनाएगा, पहला शेड्यूल में नाम है, दूसरा पैसा कमाएगा, दूसरा शेड्यूल में पैसा है। शपथ लेगा, बांटने का, कहाँ? शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए एटीएम जाएगा। पहले 1 से लेकर 6 शेड्यूल याद हुए। पहले में क्या है? नाम है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, नेम एंड देयर बाउंड्रीज, सबका डिटेल है। जैसे आर्टिकल 1 में जो दिया है ना, वैसे शेड्यूल 1 में है, ठीक है। अभी शेड्यूल क्या है समझ लो, आसान भाषा में समझाऊं। जैसे ये किताब आपका भर गया, नोट्स बन गया, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो डालने हैं, उसमें नहीं डाल सकते, एक और नोट्स बनानी है छोटी सी कॉपी, वो शेड्यूल हो गई। बस इतना ही समझो, ठीक है। और कानूनी भाषा में समझो, ठीक। शेड्यूल 12 शेड्यूल है, याद रहना चाहिए कौन से शेड्यूल में क्या पूछा जाता है, ठीक है। खास करके जो 1 डे एग्जाम है, मतलब 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहते हैं वो तो पूछा ही जाता है। रेलवे, एसएससी, ये सब में शेड्यूल से क्वेश्चन, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। तो पहले में क्या है? नाम है, नाम बनाओगे, पैसा कमाओगे। पहले में क्या है? नाम है। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल, मतलब जो राज्य और क्षेत्र है उसके बाउंड्रीज और उसके नाम, वो सब मेंशन है किसमें? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में क्या है? पैसे कमाएंगे। तो पैसे मतलब सैलरी का मेंशन है, किसका सैलरी या एमोल्यूमेंट बोल सकते हो। तो राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर का, मेंबर का, राज्यपाल का, गवर्नर स्टेट प्रेसिडेंट का, ये सारे लोगों का वहाँ पे शेड्यूल 2 में सैलरी है, ठीक है। फिलहाल याद रखो सैलरी, सेकंड 2 में सैलरी मेंशन है, ठीक है। फिर शेड्यूल 3 में क्या? शपथ लेंगे। तो शपथ है किसका? सभी का शपथ, किसका छोड़ के? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और राज्यपाल का भी शायद नहीं है, राज्यपाल का भी नहीं, प्रेसिडेंट का। क्यों? इन लोगों का आर्टिकल में मेंशन है, शेड्यूल में मेंशन नहीं। जिसका आर्टिकल में मेंशन नहीं हो पाया, योग्यता शर्तें शपथ करके याद किए थे ना, योग्यता कौन सा था? 58 से याद आएगा, 58, 59, 60 योग्यता शर्तें शपथ। जब उसका शपथ वहां पे मेंशन हो गया, और मैं क्या बताया, शेड्यूल वो चीज जो इसमें मेंशन नहीं हो पाया इधर अलग से बना के डाल दिए, ऐसे लेट करके याद कर लेना। तो शपथ है, लेकिन किसका नहीं है? प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इसका शपथ। क्यों? इसका शपथ आर्टिकल में ही दे दिया हुआ है, अनुच्छेद में, जैसे उसका 60 में पड़े वैसे ही। तो नाम बनाएंगे, तो नाम इंडिया का नाम, भारत का नाम, उसके क्षेत्र का नाम, उसका बाउंड्री, उसका डिटेल किसमें? शेड्यूल 1 में। दूसरे में पैसे कमाएंगे, सैलरी है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, लोकसभा के मेंबर, स्पीकर, सभी का शेड्यूल 2 में। तीसरे में क्या? शपथ लेंगे। तो शपथ है शेड्यूल 3 में। क्या शपथ लेंगे? बांटने का। बांटने से रखना एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीट है ना 250, 245 जो भी है, 245, 252, ठीक है। वो किस राज्य को कितने मिलेंगे, वो सब कौन से शेड्यूल में मेंशन है? शेड्यूल 4 में, ठीक है। बांटेंगे, बांटने से क्या? एलोकेशन करना। एलोकेशन किसका? एलोकेशन सीट्स का एलोकेशन, सीटों का बंटवारा। कौन से शेड्यूल में? 4 में। और शेड्यूल 5 में क्या? अभी बोला नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, शपथ लेंगे, बांटने का। कहाँ बांटोगे? शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स।
शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कैसे होगा, ये शेड्यूल 5 में मेंशन है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, एटीएम जाएंगे, एटीएम से पैसा निकालोगे। तो इस एटीएम से ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। अब ये एम से मणिपुर भी ध्यान आता है, ये पूछता है 4, तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को डाल देता है तो कंफ्यूजन आता है। याद रखिएगा मनी नहीं है, मिजोरम है। मनी क्यों नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 2 में पहले मनी आ चुका है, पैसे ऐसे लेट करके बता रहा हूँ। शेड्यूल 2 में तो आएगा ना पैसा, सैलरी है, तो वहां मनी आ गया, इसलिए मणिपुर यहाँ पर नहीं है। एटीएमएम में ऐसे आसामी है, उधर पूरा जाओगे तो असम, त्रिपुरा, मेघालय है और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, मनी पहले आ चुका है, ठीक है, यहाँ नहीं है, ऐसा रहता है। तो एटीएम इसका एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब का तो अलग से मेंशन है, उसके अलावा 4 स्पेशल स्टेट हैं एटीएमएम, इनका मेंशन है किसमें, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किसमें मेंशन है, शेड्यूल 6 में, ठीक है। 1 से शेड्यूल 6 याद हुआ। अब 7, 8, 9, 10, 11, 12 को डायरेक्टली याद रखिएगा। 7 जैसे लिस्ट में नाम रहते हैं, कुछ साथ साथ रहते हैं, कोई भी चीज लिस्ट मतलब क्या कि सबका नाम साथ में रहेगा, अकेले अकेले तो ऐसा एक पेपर चिपकाएंगे। लिस्ट चिपका हुआ मतलब सबका नाम साथ में है, लिस्ट है, लिस्ट मतलब साथ साथ है। तो शेड्यूल 7 में क्या है, लिस्ट है। क्या लिस्ट है, डिटेल लिस्ट अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कंकरेंट लिस्ट, ये बोलते हैं सूची, हिंदी में बोलते हैं सूची। ये बोलते हैं ये राज्य सूची का विषय है, ये केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का, केंद्र में बोलते हैं संघ सूची का विषय है, ठीक है। और कुछ कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय है, मतलब राज्य सूची का मतलब ऐसे कानून जिसमें राज्य, ऐसे विषय जिसमें राज्य कानून बना सकता है। संघ सूची का मतलब ऐसे विषय, ऐसे सूची जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में जो विषय रहते हैं, इसका मतलब होता है कि उन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। अभी पढ़ेंगे तो और डिटेल में देख लेंगे, फिलहाल ये सूची दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। शेड्यूल 7 में लिस्ट है, मतलब सब चीज क्या है, साथ में। तो 3 लिस्ट रहते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राज्य सूची, केंद्र, संघ सूची और समवर्ती सूची। केंद्र नाम बोल के उसको संघ बोल दिया जाता है, संघ सूची, ठीक है, क्लियर। फिर शेड्यूल 8 लैंग्वेज, किसी जैसे कोई कोड़ो बोला था, ठीक है। तो भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में, ठीक है। 7 में क्या था, सब 7 में था लिस्ट, 8 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। शेड्यूल 9 अब भी बताया था, शेड्यूल 9 में ऐसे कानून मेंशन है जिनका आप सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सब बोले गए, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म्स भी उसमें डाले गए थे। क्या हो रहा था, जैसे कोई सपोज यहाँ से रोड बनाना है, तो अभी आपका सरकार आपके जमीन को ले सकती है, ठीक है। पहले ना संपत्ति का अधिकार भी शामिल था आपके फंडामेंटल राइट्स में। अब होता क्या था, सपोज यहाँ से रोड निकालना है, इसी से इधर से फ्लाईओवर बनाना है, अब कोई एक जो फंडामेंटल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट चल दिया कि ये मेरा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार दिया गया था शुरुआत में, संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया गया वहां से। कोई एक पर्सन भी बोल दे कि नहीं बनेगा, नहीं बनाना चाहते, ये मेरा पुश्तैनी घर है, मेरे दादा का आखिरी निशानी है, पिताजी की आखिरी निशानी है, सब बोल के अड़ जाए, तो क्या है, वो नहीं बना पाएगा रोड, या तो ऊपर से निकालना पड़ेगा। कई देश में ऐसा होता है कि वहाँ उनको अधिकार मिला हुआ है, नहीं बेचूंगा, तो वो ऊपर से निकालना पड़ता है रोड, ऐसे सीधा जा रहा है, फिर वहीं से फ्लाई ओवर, नीचे उनका घर है, कई सारे ऐसे देखना होते हैं, क्यों, अधिकार मिला। तो इसको भी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। तो वो भी लैंड रिफॉर्म संबंधी भी शेड्यूल 9 में दिया गया था, ठीक। तो ये सब 9 में था। 10 बस याद रखना, दल बल, 10 से 10 बल, दल बल, दल बदल नियम है इसमें। दल बदल क्या, जैसे आप जीते बीजेपी की तरफ से, चले गए कांग्रेस में, बीजेपी का नाम लेके वोट ले लिए, कांग्रेस में चले गए, शामिल हो गया, कांग्रेस का वोट लेके बीजेपी में चले गए, ऐसा नहीं। दल बदल कानून, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, ठीक है। डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए, दल बदल संबंधी नियम कानून है, मतलब ऐसा करोगे तो आपका सदस्यता निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा ना। तो उसके भी कुछ अपवाद हैं, मतलब इतने लोग एक साथ हुए तो नहीं होगा। फिलहाल 10 में क्या है, दल बदल नियम कानून है, ठीक है। पार्टी जो चेंज करते हैं उससे रिलेटेड नियम कानून है। 11वीं में पंचायती राज है, 12वां में नगरीय निकाय है। पंचायती राज नगरीय निकाय बताया था शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 में, 11वां में पंचायती राज, 12वां में नगरीय निकाय, ठीक है। शेड्यूल 1 से 12 ये पढ़ाया और मौलिक कर्तव्य बताया, ऐसे रिलेट करके आसानी से आप कर सकते हैं, यहाँ से पूछता है तो मार्क्स ले सकते हो यहाँ से। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता हूँ। पहले में सबसे ऊपर आपके लिए क्या है, संविधान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है। दूसरे में क्या, वो देश की आज़ादी को दिलाने वाले, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श का सम्मान करना। तीसरा क्या, देश की प्रभुता और एकता और अखंडता। और चौथे में देश की रक्षा। पांचवें भाईचारा और महिलाओं का सम्मान।
छठवां में 6 से 6, 6 से संस्कृति, 6 से 7 क्या था पर्यावरण, पानी डालोगे 7 दिन, ठीक है। 8वें से क्या था वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना है, ठीक। 9वां क्या, नवग्रह रहे तो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी का आपको संरक्षण करना पड़ेगा, वो भी आपकी की प्रॉपर्टी है। 10वां में क्या था 10 on 10, ठीक है, एक्सीलेंस उत्कृष्ट प्रदर्शन करना होगा हर क्षेत्र में। 11वां में क्या था, बाद में जोड़े गए थे 6 से 14 साल के बच्चों को आपको प्राथमिक शिक्षा देना होगा, ठीक है। 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ये बोला गया। ये था फंडामेंटल ड्यूटी, से याद रहेंगे, उसमें ग्रुप में भेज दूंगा तो और अच्छे से याद आ जाएगा। शेड्यूल में 1 से 12 नाम बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, शपथ लेंगे, बांटने का कहाँ बांटोगे, शेड्यूल तो नाम बनाओगे, नाम था यूनियन टेरिटरी और इसका, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। नाम बनाओगे, नाम है, पैसे कमाओगे, सैलरी वगैरह है ना। शपथ लोगे, शपथ है, किसका छोड़ के, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का छोड़ के, क्यों आर्टिकल में मेंशन है उसका, आर्टिकल 60 देखे थे, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन में कि किनका शपथ शेड्यूल 3 में मेंशन है, उसमें ऑप्शन था प्रेसिडेंट, ऑप्शन था वाइस प्रेसिडेंट, तो उन दोनों का नहीं है, दोनों का आर्टिकल में मेंशन है, ठीक। शपथ हो गया। आर्टिकल 4 में बांटने का, तो क्या बांटोगे, सीट बांटोगे, सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा जो सीट्स है वहां बांटने का। 5वें शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन। 6वें में एटीएमएम का एडमिनिस्ट्रेशन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं है, कैसे नहीं है, तो उधर पैसा में। 7वें में साथ क्या रहेगा, लिस्ट, तो लिस्ट है 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची हो गया। और 7वां 8 में क्या था, लैंग्वेज था, ऑफिशियल लैंग्वेज। कितने भाषा है, 22 भाषा है। पहले शुरुआत में 14 भाषा थे, इस सूची में 8वें सूची में शामिल था, और बाद में और अमेंडमेंट कर करके 8 और जोड़ दिए, ठीक है। बोडो डोगरी मैथिली संताली 93 2002 93rd अमेंडमेंट। और एक 71वां संविधान संशोधन 1992, नमक है, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, 71 संशोधन 1992। और 92 2003 का है बॉडमस, बी से बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये सब जोड़े 4 + 3 8। और एक सिंधी को जोड़ा गया 61वें, तो ऐसे 8 जोड़े, शुरुआत में 14 था, बाद में 22 हो गया। फिलहाल याद रखो 8 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ो। ऑफिशियल लैंग्वेज का एक अलग पार्ट है ना 17 में, पार्ट 17, तो शुरुआत में 14 थे, बाद में 22 हो गए। ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, देश की ऑफिशियल लैंग्वेज मान रही है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या, तो पहला अमेंडमेंट किया गया था, 9वीं अनुसूची जुड़े गए, उसमें भूमि सुधार नियम भी है, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जिसका बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 10 में दल बल, 10 बस, दल बदल अधिनियम है, ठीक है। पार्टी इधर से उधर चेंज करोगे तो रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर। 11 में पंचायती राज, 12 में नगरीय निकाय, ठीक है। इतना पढ़ के आइएगा।